एंड स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमने प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रियाएं पढ़ी थी उनकी आपस में तुलना करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा हम इनके रासायनिक अभिक्रिया के वेग के दो सिद्धांत हैं, टक्कर सिद्धांत और संक्रमण अवस्था सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे और आरएनए समीकरण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रियाओं और शून्य कोटि अभिक्रियाओं की तुलना। तो देखो शुरू करते हैं सबसे पहले इनके वेग समीकरण से। ठीक है ना। वेग समीकरण कैसे शो करते हैं हम? प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग समीकरण की रेट लॉ क्या होता है? R इज इक्वल टू K1A। ठीक है ना। यानी ये अभिकारक है और अभिकारक की घात सांद्रता की घात 1 है। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए R इज इक्वल टू K0 A की घात 0, यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती है। ठीक है। दूसरा अंतर देखते हैं हम इनकी समाकलित वेग समीकरण का। ठीक है। हमने जब डिराइव किया था तो निकाला था कि जो प्रथम कोटि अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए समाकलित वेग समीकरण होता है K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। यहाँ T समय है, A अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स अभिकारक की T समय पर शेष सांद्रता है। ठीक है ना। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए था K0 इज इक्वल टू एक्स अपॉन T। यहाँ एक्स उत्पाद की सांद्रता है T समय पर। ठीक है ना। तीसरा अंतर आता है इसकी विमा, के की विमा। के की विमा क्या है? देखिए प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए हमने के की विमा देखी थी समय की घात -1, यानी समय इनवर्स, वो सेकंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, आवर्स इनवर्स हो सकता है या वर्ष इनवर्स हो सकता है। लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इसका मान था K0 का मान या इसकी विमा मोल प्रति लीटर प्रति समय। ठीक है ना। इसके बाद हम इसकी अर्धायुकाल की बात करते हैं। जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल है वो A पर यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता और इसके लिए T हाफ की वैल्यू थी 0.693 अपॉन K1, यानी केवल K पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान आया था A/2K0, यानी ये अगर स्थिरांक घटाएं तो हो जाएगा T हाफ समानुपाती A, यानी कि अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है ना। और लास्ट अंतर हमने देखा था इनका आलेखी निरूपण। इस आलेखी निरूपण हमने देखा था कि जो ग्राफ है वो तो हमें देखो सेम लग रहा है, लेकिन वो किसके बीच में खींचा गया है? यह प्रथम कोटि अभिक्रिया में हम ग्राफ लेते हैं log A अपॉन A माइनस एक्स और T के बीच में, जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया में हम ग्राफ खींचते हैं x और t के बीच में। ठीक है ना। इनके जो स्लोप यानी tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो वेग स्थिरांक बटे 2.303 के बराबर होती है, लेकिन यहाँ ये केवल वेग स्थिरांक यानी कि K0 के बराबर ही होती है। ठीक है ना। इस तरह से ये इनकी हो गए आपस में अंतर। अब अपन बात करते हैं इनके कुछ अभिक्रिया के सिद्धांत, वेग सिद्धांतों के बारे में। ठीक है। दो सिद्धांत हैं, संघट्ट सिद्धांत और प्राथमिक संक्रमण अवस्था सिद्धांत। पहले अपन बात करेंगे संघट्ट सिद्धांत की, रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत। देखिए रासायनिक अभिक्रिया संघट्ट मतलब टक्कर। ठीक है ना। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलना है तो अभिकारकों को आपस में टकराना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो टकराने के लिए इस सिद्धांत में क्या माना गया है कि जितने भी अभिकारक अणु होते हैं वो सभी गोल होते हैं, गोलाकार हैं। ठीक है। और उत्पाद में परिवर्तन के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य संघट्टों यानी टक्करों का होना अनिवार्य है। ठीक है ना। अब वो टक्करें, देखिए कोई भी दो चीजें आपस में टकराएं तो टक्करों के लिए 3 बिंदु मुख्य जरूरी है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए 3 बिंदु जरूरी है। सबसे पहला बिंदु है कि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों का होना जरूरी है, यानी संघट्टों का होना जरूरी है। ठीक है ना। ठीक है ना। दो आपस में टकराएंगे जब भी उत्पाद बनने की संभावना होगी। ठीक है। दूसरी चीज, वो टक्कर जो हो रही है वो प्रभावी भी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हम मान लीजिए दो पत्थरों को आपस में टकराएं तो अगर उन दो पत्थरों को आपस में तोड़ना है तो उनके बीच में जो कोलिजन है, जो टक्कर हम करवा रहे हैं वो प्रभावी होना चाहिए। अगर वो टक्कर धीमी हुई तो वो कभी भी नहीं टूटेंगे। यानी कि जो अभिकारक अणुओं के मध्य संघट्ट हैं वो कैसे होने चाहिए? प्रभावी होने चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो प्रभावी संघट्ट हैं वो सही अभिविन्यास में भी होने चाहिए। ठीक है ना। सही अभिविन्यास में होने चाहिए का मतलब देखो इसको उदाहरण से समझते हैं अपन कि मान लीजिए कोई अभिकारक है A2 और B2, वो परस्पर अभिक्रिया करके उत्पाद बनाना चाहते हैं। तो देखिए पहली बात तो दोनों के बीच में टक्करें होनी चाहिए, दूसरी बात प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों की A2 और B2 के बीच में इस तरह से टक्कर हो रही है या इस दिशा में टक्कर हो रही है, दोनों ही टक्करें प्रभावी हैं।
ठीक है। फिर भी इस टक्कर से जो उत्पाद बनेगा वो कम बनेगा, धीमी गति से बनेगा, और इस टक्कर से जो उत्पाद बनेगा वो तीव्र गति से बनेगा। क्यों बना? क्योंकि में जब आपस में टकराए हैं तो आपस में एक ए और एक भी आपस में टकरा पा रहे हैं, तो यही आपस में मिलकर ए भी बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये अभिविन्यास बदल गया, इसकी 90 डिग्री पर हो गया, तो ये ए इस बी से टकरा जाएगा और ये ए इस बी से टकरा जाएगा, तो एक साथ ही दोनों उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि प्रभावी टक्कर अगर सही अभिविन्यास में नहीं हो रही है तो अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है। ठीक है ना, कुल मिलाकर बात हो गई कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की संघट्ट आवृत्ति पर निर्भर करता है। अभी संघट्ट आवृत्ति क्या हुई? संघट्ट आवृत्ति का मतलब है कि इकाई आयतन में अभिकारक अणु जो भरे हुए हैं वो इकाई समय में कितनी टक्करें करते हैं। ठीक है ना, इकाई आयतन में इकाई समय में अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाले संघट्टों की संख्या को ही संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए एक पात्र है, ठीक है ना, इकाई आयतन का पात्र है, इस इकाई आयतन में मान लीजिए 100 अणु भरे हुए हैं, 100 अणु भरे हुए हैं। ठीक है ना, 5 मिनट में ये 100 अणु 5 मिनट में मान लीजिए 50 संघट्ट करते हैं। ठीक है ना, 5 मिनट में 50 संघट्ट करते हैं, तो 1 मिनट में कितने करेंगे? 10 संघट्ट करेंगे। 10 संघट्ट मतलब टक्करें, कॉलिजन्स। ठीक है ना, तो इसकी संघट्ट आवृत्ति क्या हो गई? इसकी संघट्ट आवृत्ति हो गई 10। ठीक है ना, यानी ये संघट्ट आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ जो संघट्ट आवृत्ति है उसके प्रभावी होने के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब प्रभावी कब होगी कोई टक्कर? जब उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, और ऊर्जा किसके लिए? ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें? सक्रिय ऊर्जा से मिलती है। तो इस सिद्धांत को जब समीकरण रूप में प्रदर्शित किया गया तो किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? वो प्रदर्शित करने का तरीका रहा है वेग इज इक्वल टू जेड ए बी एक्सपोनेंशियल ई ए अपॉन आर टी। ठीक है ना, यहाँ z एक्सपोनेंशियल क्या है? ये तो संघट्ट आवृत्ति है। ठीक है, ई ए अपॉन आर टी एक्सपोनेंशियल टू द पावर ई ए अपॉन आर टी क्या शो कर रहा है? ये अणुओं की या संघट्टों के उस अंश को शो कर रहा है जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे ज्यादा है। ठीक है ना, जिन अणुओं की ऊर्जा या जिन संघट्टों की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होगी वो ही अभिक्रिया के वेग के लिए उत्तरदायी होते हैं। समझ आ गया? लेकिन ये जो समीकरण है केवल सरल अभिक्रियाओं की लागू होती है। सरल अभिक्रिया मतलब जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि केवल A2 और B2 आपस में टकरा रहे थे। अभिकारक अणु ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक ही अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु हों, जैसे KMnO4 3 प्रकार के परमाणु हैं। ठीक है ना, K2Cr2O7 3 प्रकार के परमाणु हैं। तो उनमें जो अगर वो अभिक्रिया करते हैं तो सरल अभिक्रिया नहीं कहलाती, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। तो जटिल अभिक्रियाओं के लिए इनमें एक अन्य गुणांक और शामिल करना पड़ता है हमें, जिसे हम कहते हैं प्रायिकता गुणांक। प्रायिकता गुणांक को शामिल क्यों किया गया? क्योंकि प्रायिकता गुणांक ही एक्चुअली जो प्रभावी टक्करें हो रही हैं ई ए अपॉन आर टी से हमें प्रभावी अंशों की संख्या तो मिल गई, लेकिन वो प्रभावी जो संख्या है वो सही अभिविन्यास में कितनी हो रही है उसको भी हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने पी का और गुणांक को लिया है। ये गुणांक जटिल अभिक्रियाओं में अणुओं के सही दिशा में और सही अभिविन्यास में टकराने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। तो जटिल अभिक्रियाओं के लिए समीकरण क्या बन गई? K इज इक्वल टू पी जेड ए बी एक्सपोनेंशियल टू द पावर ए अपॉन आर टी। ठीक है ना, ये जो समीकरण है ये आरेनियस की समीकरण के बिल्कुल समरूप है। वहां जो ए था ना, वो ए यहाँ P इंटू जेड ए बी के लगभग समान है और हर अभिकारक के लिए हर अभिक्रिया के लिए प्रभावी अलग अलग होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये था संघट्ट सिद्धांत। 3 बिंदु इसके मुख्य। पहला बिंदु कि अभिकारकों के मध्य टक्कर होना जरूरी है। दूसरा बिंदु कि अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होना जरूरी है। और तीसरा बिंदु कि उन प्रभावी टक्करों का सही अभिविन्यास में भी होना आवश्यक है। ठीक है ना, एक सिद्धांत और दिया गया है इसके लिए, वो है संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ठीक है ना, एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि जब अभिकारक अणु उत्पाद में बदलना चाहते हैं तो उनके बीच में एक अत्यंत उच्च ऊर्जा वाली स्थिति बनती है जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। देखो इसको इस ग्राफ से समझते हैं हम। ये हमने आरएनएस की जो समीकरण समझी थी उसमें देखा था कि ये अभिकारक की ऊर्जा है, ये उत्पाद की औसत ऊर्जा है। ठीक है ना, और अभिकारक को उत्पाद में बदलने से पहले ये ऊर्जा अवरोध क्रॉस करना ही पड़ता है।
ठीक है ना, ऊर्जा अवरोध। ठीक है ना, टक्कर सिद्धांत में हमने एक चीज देखी थी कि प्रभावी टक्कर और सही अभिविन्यास, दो चीजें जरूरी थी। प्रभावी टक्कर के लिए तो ऊर्जा अवरोध काम कर रहा था कि एक न्यूनतम ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा से कम ऊर्जा होगी तो प्रभावी टक्कर नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा अभिविन्यास अवरोध काम कर रहा था कि अगर टक्कर सही अभिविन्यास में नहीं हो रही है तो भी उत्पाद नहीं बनता। ठीक है ना, तो यहाँ इस ऊर्जा अवरोध को दिखाया गया है संक्रमण सिद्धांत में कि ये जो ऊर्जा अवरोध है ये जब तक पार नहीं होगा तब तक उत्पाद नहीं बनेगा। तो ये जो उच्चतम ऊर्जा वाली स्थिति है, इस समय क्या होता है कि जैसे ये अभिकारक हमने लिए हैं A2 B2, ये A B में बदलेंगे। तो यहाँ A के बीच में बंध बने हुए हैं और उत्पाद में A और B के बीच में बंध बनने हैं। तो संक्रमण अवस्था में क्या होता है कि जो बंध टूटने वाले होते हैं, जैसे AA और BB के बीच के बंध जो टूटने वाले हैं वो आधे टूट चुके हैं, और A और B के मध्य जो नए बंध बनने वाले हैं वो आधे बन चुके हैं। तो संक्रमण अवस्था में क्या होता है कि कोई भी बंध पूरा नहीं है, टूटने वाले बंध आधे टूट गए हैं और बनने वाले बंध आधे बन गए हैं, इसलिए अत्यंत अस्थायी स्थिति है। और जो स्थिति अत्यंत अस्थायी होती है उसकी ऊर्जा हमेशा अधिकतम होती है। तो ये इसी को ही हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, तो ये संक्रमण अवस्था जितनी जल्दी बनेगी उत्पाद उतना ही शीघ्र बन जाएगा। ठीक है, यानी इसके आधार पर, संक्रमण अवस्था सिद्धांत के आधार पर दो बिंदु प्रदर्शित होते हैं कि अभिक्रिया का वेग दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो अभिकारक से संक्रमण अवस्था बनने की दर, और दूसरा संक्रमण अवस्था से उत्पाद बनने की दर। ठीक है, और ये फैक्ट है कि जितनी जल्दी संक्रमण अवस्था बन जाती है उत्पाद तो तुरंत ही बन जाता है। ठीक है ना, तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार अणु उत्पाद में, अभिकारक अणु उत्पाद में बदलने के लिए उच्च ऊर्जा युक्त संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं जो अस्थायी होती है एवं शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार अभिक्रिया का वेग निम्न दो पदों पर निर्भर करता है। प्रथम पद संक्रमण अवस्था बनने की दर और द्वितीय पद संक्रमण अवस्था के विघटन की दर। ठीक है ना, प्रथम पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। ठीक है, जैसे इसको HI के निर्माण से समझते हैं हम कि ये HI है, यहाँ HH और II के बीच में बंध बने हुए हैं। ठीक है, ये जो संक्रमण अवस्था बन रही है अब, इस संक्रमण अवस्था में देखिए दोनों H के मध्य बंध आधा टूट चुका है और ये दोनों I2 के मध्य भी आधा बंध टूट चुका है और HI के मध्य आधा बंध बन चुका है। तो ये एक संक्रमण अवस्था हो गई जो कहाँ मिलेगी, हमें इस उच्चतम स्थिति पर मिलती है। ठीक है, और अब जैसे ही ये बंध, बीच वाले बंध टूटते हैं, ये वाले बंध पूरे बन जाते हैं और हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये पद तो हो गया प्रथम पद यानी अभिकारक से उत्पाद बनने की, संक्रमण अवस्था बनने की दर, और ये हो गया द्वितीय पद यानी संक्रमण अवस्था से उत्पाद बनने की दर। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र। एक्चुअली बोल्ट्जमान और मैक्सवेल दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रभाव दिखाया था कि हमने देखा था ताप गुणांक क्या था। ताप गुणांक था कि जब किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना से 3 गुना हो जाता है। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने मिलकर ये चीज़ क्लियर की थी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, उन्होंने सांख्यिकी के आधार पर अणुओं में ऊर्जा वितरण को प्रदर्शित किया और उन्होंने अणुओं की गतिज ऊर्जा E और धारित ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या यानी अंश के बीच एक ग्राफ खींचा, उसे ही हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। ठीक है ना, देखिए ये वक्र क्या है, ये वक्र ये है अणुओं की संख्या और यहाँ है ऊर्जा। ठीक है ना, ये वाला ग्राफ देखते हैं पहले हम, जो T केल्विन ताप पर लिया गया है कि ये वाले अणु वो हैं जिनकी ऊर्जा इतनी है, ये वाले अणु वो हैं जिनकी ऊर्जा इतनी है। ये जो पीक है, ये जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है कि ये वाली जो ऊर्जा है अधिकतर अणुओं की, सबसे ज्यादा अणुओं की ऊर्जा कितनी है, ये वाली है, जिसको अपन एवरेज ऊर्जा भी कह सकते हैं, है ना, औसत ऊर्जा। तो ये जो वक्र का शीर्ष है वो क्या बताता है, अति संभाव्य ऊर्जा। और अति संभाव्य ऊर्जा का मतलब होता है कि वह ऊर्जा जो ज्यादातर अणुओं की है। ये चीज क्या बता रही है कि ये वाले सबसे ज्यादा अणु हैं जिनकी ऊर्जा ये है। ठीक है ना, ये ज्यादा उच्च ऊर्जा वाले अणु हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है ना, तो वक्र का शीर्ष अति संभाव्य ऊर्जा अर्थात अणुओं की सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा के संगत होता है। और जब ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो वक्र का शीर्ष दाहिनी ओर यानी उच्च ऊर्जा की ओर विस्थापित हो जाता है। तो देखिए जैसे 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। ठीक है ना, तो जिन अणुओं की ऊर्जा जो यहाँ थी वो बढ़ गई, उच्च ऊर्जा की तरफ चली गई तो वो यहाँ हो गई। ठीक है ना, तो जो देखिए यहाँ पर पहले इस ऊर्जा वाले, है ना, इस ऊर्जा वाले कणों की संख्या ये थी।
ठीक है ना। अब इनकी ऊर्जा बढ़कर इतनी हो गई है, देखो इतने अणुओं की ऊर्जा बढ़ गई। हर जगह पर जो पहले इतनी ऊर्जा के ये वाले कण थे जिनकी ऊर्जा ये थी, अब उनकी ऊर्जा बढ़कर इतनी हो गई, ठीक है ना। तो सभी ऊर्जा बढ़ गई। तो यहाँ देखिए ये वाली जो ये तो थी ई एवरेज यानी कि औसत ऊर्जा, और ये थी ETH थ्रेशोल्ड यानी दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा से ज्यादा वाले जितने भी अणु थे वो उत्पाद बना रहे थे, ठीक है ना, जिनको अपन सक्रिय अणु कहते हैं। आर्यन थ्योरी में पढ़ा था, इन्होंने आर्यन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जब T केल्विन ताप था तो ये वाले अणु ऐसे हैं जो जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा थी या कहें दहली ऊर्जा से ज्यादा थी, ठीक है ना। तो ये उत्पाद बना रहे थे। लेकिन जब अभिक्रिया का ताप हमने 10 केल्विन बढ़ा दिया, 10 केल्विन बढ़ाते ही क्या हुआ, अभिकारक जो सक्रिय अणुओं की ऊर्जा है वो बढ़ गई। ये सक्रिय अणुओं की संख्या लगभग 2 गुना से 3 गुना हो गई, इसीलिए अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना से 3 गुना हो गया, ठीक है ना। तो देखिए वक्र से स्पष्ट है कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर सक्रिय अणुओं की संख्या लगभग 2 गुना से 3 गुना हो जाती है। फलतः प्रभावी संघटनों की संख्या में 2 गुना से 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना से 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ताप का प्रभाव बताया गया था मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के आधार पर कि अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं आर्यनीय समीकरण से संबंधित कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रोकार्बन है कोई, उसका विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है। तो EA यानी कि सक्रिय ऊर्जा की गणना करो। K बराबर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 10 सेकेंड इनवर्स एक्सपोनेंशियल टू द पावर 28,000 केल्विन बटे T, ठीक है ना। तो दी हुई समीकरण की आर्यनीय समीकरण से तुलना करें। आर्यनीय समीकरण क्या है, ये है। इसमें K की जगह K हो गया, A की जगह ये वाला मान हो गया, ठीक है ना, और एक्सपोनेंशियल की जगह एक्सपोनेंशियल, और EA अपॉन RT की जगह ये हो गया। तो हम केवल हमें EA की तुलना करनी है, तो माइनस EA अपॉन RT किसके बराबर हो गया, माइनस 28,000 K अपॉन T के। तो ये वैल्यू पुट कर दी पहले हमने, ठीक है ना। तो यहाँ T से T क्रॉस हो गया, तो EA अपॉन R माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, ठीक है ना। तो EA अपॉन इज इक्वल टू 28,000 के, ठीक है ना। तो EA इज इक्वल टू R को इधर ले गए, ठीक है ना। अब R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है ना। तो यहाँ केल्विन से तो केल्विन कट ही जाएगा, तो EA की वैल्यू ये हो गई। सॉल्व किया तो EA की वैल्यू आ गई अपनी 2,32,992 792 जूल पर मोल, या किलो जूल में करें तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। केवल जो समीकरण के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें समीकरण दी हुई होगी, उस समीकरण की तुलना हमें आर्यनीय समीकरण से करनी है, और तुलना करके हम इस तरह से संबंध स्थापित करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कि H2O2 का प्रथम कोटि का विघटन निम्न प्रकार लिखा जाता है। log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन T। तो इस अभिक्रिया के लिए EA की गणना करें, और ये भी बताना है कि किस ताप पर इस अभिक्रिया की अर्धायु 256 मिनट होगी। तो पहले अपन EA की गणना करते हैं। तो आर्यनीय समीकरण की लॉग फॉर्म है, ऊपर वाले क्वेश्चन में लॉग फॉर्म नहीं थी, यह लॉग फॉर्म है। तो log K इज इक्वल टू होता है log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो ठीक है ना, log K हो गया 14.34, log A की वैल्यू हो गई, और ये वाली पूरी वैल्यू इसकी पूरी वैल्यू हो गई। तो इन्हीं में अपन संबंध स्थापित कर दें। तो माइनस EA अपॉन RT बराबर माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन T, ठीक है ना। इसको हमने इसके साथ संबंध स्थापित कर दिया, T से T क्रॉस हो गया, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, ठीक है ना। तो अपना क्या बचा, EA इज इक्वल टू 2.303 इधर आ गया, इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू R, ये भी ऐसी है गई। R की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो आ गया अपना 2,39,339 जूल प्रति मोल, या 239.339 किलो जूल प्रति मोल। समझ में आ गया। हमें जो भी समीकरण दी जाए उसकी आर्यनीय समीकरण से तुलना करनी है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है अर्धायुकाल के लिए ताप, किस ताप पर अर्धायुकाल की वैल्यू 256 मिनट होगी, ठीक है। तो इसके लिए पहले निकालते हैं अपन K का मान। K के मान के लिए अपन को हम जानते हैं कि प्रथम कोटि के लिए T हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन K,
टी हाफ की वैल्यू दे रखी है हमको 256 मिनट, ठीक है ना। सेकंड में बदलेंगे इसको क्योंकि ये जहाँ के का मान होता है सेकंड में होता है, ठीक है ना। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू रख दी तो के बराबर हो गया 0.693 अपॉन 256 इंटू 60, ये आ गया 4.51 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम रखते हैं इस वैल्यू में, ठीक है ना। ये जो समीकरण दी है ना, ये समीकरण, इसमें k की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो log k, क्योंकि हमें क्या निकालना है, t निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तो k की वैल्यू हमने निकाल ली। तो log k की जगह हमने रख दिया 4.51 इंटू 10 टू द -5 जो निकाला है। बाकी समीकरण ऐसी की ऐसी है, 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4 बटे t, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किया, देखो कैसे सॉल्व किया है, log 4.51 इंटू 10 टू द पावर -5, इसका मतलब क्या हुआ, log 4.51 इंटू log 10 टू द पावर -5, ठीक है ना। log 4.51 की वैल्यू होती है 0.6501 और log 10 टू द पावर -5 का मतलब क्या हो गया, -5 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5 आ गया, तो ये सॉल्व किया तो आ गया -4.35, ठीक है ना। 4.34 एज इट इज है, ये वैल्यू एज इट इज है। अब हमने क्या किया, ये t निकालना है तो पहले इस वैल्यू को इधर ले गए, है ना। इस इधर ले गए तो इधर माइनस की होगी, ये इधर माइनस का बचेगा, सॉल्व करेंगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू ये आ गई, इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू आ जाएगी 669 केल्विन, यानी कि 669 केल्विन ताप पर अभिक्रिया का अर्धायुकाल 256 मिनट होगा। समझ में आ गया ना, ठीक है ना। देखिए और एक सवाल देखते हैं आरएनए समीकरण से रिलेटेड ही, अब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर एक उत्पाद में विघटन की दर के 4.5 गुणा 10 की घात 3 सेकेंड इनवर्स है और सक्रियण ऊर्जा 60 किलो जूल प्रति मोल है। किस ताप पर के का मान 1.5 गुणा 10 की घात 4 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्या दिया है, T1 तो दिया है 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 प्लस 10, ठीक है, याद रखना है टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। K1 दे रखा है ये, अब K2 दे रखा है ये, और T2 हमें पूछा है, और EA की वैल्यू भी दे रखी है ये, ठीक है ना। तो ऑरेनियस की अंतराली समीकरण लेंगे हम, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, सारी वैल्यूज हैं अपने पास, ठीक है ना। K2 की वैल्यू, K1 की वैल्यू ये रही, ठीक है ना। EA की वैल्यू 60 दी हुई है, 2.3 R की वैल्यू 8.31 होती है, T2 हमें कैलकुलेट करना है तो लेकिन T1 की जगह 283 रख दिया, ठीक है ना। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो ये आता है log 3.33, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया तो आ जाता है 3133.62, ये बचा है, ठीक है ना। log 33 की वैल्यू होती है 0.5228, ठीक है ना, ये इधर आ गया, बाकी बचा है T2 माइनस 283 अपॉन 283.22, इसको जब सॉल्व करेंगे समीकरण बनाकर तो आ जाएगा अपना T2 इज इक्वल टू 297.02 केल्विन या 24.02 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 24.02 केल्विन डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़कर 1.5 गुणा 10 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10 डिग्री सेल्सियस था, 24 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज सबसे ज़्यादा है, और ये अभिक्रिया का वेग भी 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, 3.33 गुना हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हुई कि ताप गुणांक में हमने पढ़ा था कि लगभग जब हम 10 डिग्री सेल्सियस का ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना से 3 गुना के मध्य बढ़ जाता है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कि ताप 293 केल्विन से जब 313 केल्विन कर दिया, ठीक है ना, 20 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया है, से किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, तो इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप से प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना। T1 क्या दिया है 293 केल्विन, T2 क्या दिया है 313 केल्विन, और 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि K2 बटे K1 कितना दे रखा है 4, कि पहले अगर K था तो बाद में 4 गुना हो गया, 4K हो गया, तो K2 अपॉन K1 क्या हो गया 4 हो गया। तो आरएनएस की अंतराली समीकरण लेते हैं हम, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, सारी वैल्यूज अपने पास हैं, EA अपन को कैलकुलेट करनी है, ये हो गया log 4, ठीक है ना। ये E अपॉन ये वैल्यू पुट कर दी, T2 और T1 की वैल्यूज पुट कर दी, 313 माइनस 293 बटे 313 गुणा 293, ठीक है ना। log 4 की वैल्यू, log 4 का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको भी बताया था, log 4 मतलब log 2 इंटू 2
ठीक है ना, या कहें 2 की पावर 2 तो 2 log 2 की वैल्यू 0.3010, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट हुई, या ये माइनस हो गया, या ई ए निकालना है हमें, तो सारी वैल्यूज को हम उधर ले गए, अपन में 20 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 52,854.6 जूल प्रति मोल, या इसको किलो जूल में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 52.85 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोटि से रिलेटेड है, कि कोई अभिक्रिया है ए से बी, इसमें क्या हो रहा है कि एक ही सांद्रता को जब 3 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग 27 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि याद कीजिए, ठीक है ना। आर बराबर क्या है, के ए की पावर एन, क्योंकि हमें कोटि तो निकालनी, एन क्या है, यहाँ कोटि है, और हमें ये कहा गया कि जब हमने अभी ए की सांद्रता 3 गुना कर दी, यानी ए की जगह 3a कर दिया, तो वेग कितना हो गया, 27 गुना हो गया, दूसरी समीकरण बन गई। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए थे बच्चों आपको, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किया हमने, समीकरण 2 को 1 से भाग लगाया तो 27 r/r, ठीक है ना, इज इक्वल टू के, इसको ओपन कर दिया है मैंने, 3 की घात n गुणा ए की घात n बटे के ए की घात n, ठीक है ना। आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, ए की घात n से ए की घात n कैंसिल, क्या बचा, 27 बराबर 3 की घात n, या 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, ठीक है ना। तो n बराबर क्या आ गया, 3, यानी इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, 3 है, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आर्यनीय समीकरण की सहायता से, ठीक है ना, आर्यनीय के समीकरण के 3 रूप मैंने आपको बता दिए, एक ये अंतराली रूप है, ठीक है ना, एक लॉग रूप है, और एक साधारण ln का रूप है, ठीक है ना। ये वाला कौन सा रूप है, अंतराली, ये वाला रूप था सबसे प्रथम, ठीक है, और एक रूप ये था जिसमें हम लॉग के रूप में इसको लेते हैं। तो तीनों में से किसी भी रूप में हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाए, हम ई ए की गणना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं समझती हूँ आपको शायद ये हाइड्रोकार्बन, ये अरेनीय समीकरण से संबंधित सवाल, ठीक है, और अभिक्रिया के वेग से संबंधित सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।